चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करते रहे हैं। और उसमें हमने देखा था कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने गॉसेस लॉ भी पढ़ा। गॉसेस लॉ हमें जो है वो किसी प्रॉब्लम में दी गई सिमेट्री से फायदा उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा आसानी से कैलकुलेट करने में मदद देता है। लेकिन अभी तक जब हम कैलकुलेट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हम उसको एक वेक्टर क्वांटिटी के तौर पे ही कैलकुलेट करते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम इससे भी ज्यादा सिंपल और सादा अंदाज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसका तरीका जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो रिव्यू के तौर पे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर, कूलम लॉ के मुताबिक अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं Q/R²। और आर हैट, ये एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर आपके पास और डिस्क्रीट की बजाय कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। DQ और R², वेयर DQ इज योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आप इसको लैम्डा DL लिखते थे। अगर सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हो तो आप इसको सिग्मा DA लिखते थे। और अगर वॉल्यूम में चार्ज पड़ा हो तो आप उसको ρdV लिखते थे या डी टाउ लिखते थे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स हमने इसके किए। फिर हमने गाउसेस लॉ इस्तेमाल किया, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्लोज इंटीग्रल लेते हैं एक गॉसियन सरफेस के ऊपर जिसका एरिया DA है, और उसका फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। और वो फ्लक्स इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स total charge enclosed by the Gaussian surface, and this was called Gauss's law। तो ये दो तरीके हमने पढ़े थे। गाउसेस लॉ सिमेट्री के जरिए हमारे काम को आसान करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें पता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम थ्री डिमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा अगर एक थ्री डिमेंशनल स्पेस का बाशिंदा है, तो उसका मतलब है कि उसके थ्री कंपोनेंट्स होंगे। वो थ्री कंपोनेंट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी ले सकते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में भी ले सकते हैं। तो इसके थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक वेक्टर की मुकम्मल मालूमात निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या काम करना पड़ेगा, आपको थ्री कंपोनेंट्स भी निकालने पड़ते हैं, और प्लस उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो भी निकालनी पड़ती है। यानी आपको चार चीजें निकालनी पड़ती है, और फिर आप कह सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को मालूम कर लिया। तो अब हम जब इस काम को मजीद आसान करना चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम तीन कंपोनेंट्स को अलग-अलग निकालें और डायरेक्शन को अलग निकालें, क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, अ न्यू फंक्शन। बल्कि उससे पहले भी आपको याद होगा कि हमने कर्ल ऑफ ई की भी बात की थी, और हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगरचे वेक्टर तो है, लेकिन ये खास किस्म का वेक्टर है, और उसकी खसूसियत ये है कि उसका अगर कर्ल लिया जाए तो वो जीरो होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑफ कोर्स डेल क्रॉस ई जो है वो जीरो होता है। मैं इसको लिख देता हूँ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि जब आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो विद टाइम चेंज ना हो रही हो, टाइम के साथ साथ वो कांस्टेंट रहे। तो ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एक स्पेशल क्वांटिटी बना देता है। तो अगर किसी वेक्टर का कर्ल जीरो हो, तो मैथमेटिक्स से हमें वैसे पता है कि हम इस वेक्टर को एज अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन लिख सकते हैं। तो हम एक फंक्शन यहां से इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए डिफाइन कर सकते हैं। कर्ल ऑफ ई के जीरो होने का एक और मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
यानी अगर दो पॉइंट्स के दरमियान आप, sorry, curl of E between two points, sorry, not electric field, but curl of E between two points is independent of path. जब कोई कर्ल जीरो ही हो गया तो इसका मतलब चाहे मैं दाएं से घूम के आ जाऊं या बाएं से घूम के आ जाऊं, उसने जीरो ही रहना है। तो ये एक तरह की सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है, कर्ल या रोटेशनल सिमेट्री पाई जाती है। सो अगर आपके पास एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो आप बी से ए तक जाएं इस पाथ से, या आप बी से ए से बी तक जाएं दूसरे पाथ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्ल ऑफ ई दोनों केसेस में जीरो रहता है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए ही ये नया फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। बल्कि उससे पहले एक और मैं बात कर देता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने से पहले। वो ये है कि अगरचे इलेक्ट्रिक फील्ड के तीन कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि डेल क्रॉस ई जीरो है, तो आपको पता है डेल जो वेक्टर होता है उसको आप यूं भी लिख सकते हैं ना, एक्स हैट पार्शल बाय पार्शल एक्स प्लस वाई हैट, ये मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूँ, वाई हैट प्लस जी हैट पार्शल बाय पार्शल जी। ये डेल की डेफिनेशन होती है, डिफरेंशियल की डेफिनेशन होती है। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करता हूँ, एक्स ई एक्स प्लस वाई ई वाई प्लस जी ई जी, और अगर मैं इसका डेल क्रॉस ई कैलकुलेट करता हूं, तो आपको पता है किसी भी दो दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो आप डिटर्मिनेंट मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं, मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप कंपोनेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, पार्शियल बाय पार्शियल जी ई जी। और जब आप इसको एवेल्युएट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स हैट फॉर एग्जांपल, एंड देन ई जी, सॉरी, पार्शियल बाय पार्शियल वाई of EZ minus partial by partial Z of EY, and then minus Y partial by partial X। ये मैं सिंपल जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड देन थर्ड कंपोनेंट इसका आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ई वाई माइनस पार्शियल बाय पार्शियल वाई ई एक्स। तो आप जब जब आप कहते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जीरो है, तो इसका मतलब होता है कि पार्शियल बाय पार्शियल वाई ऑफ ई जी इज इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल जी ऑफ ई वाई। इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ ई जी विल बी इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल जी ऑफ ई एक्स। इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल जी ऑफ ई एक्स यही है, वाई जी एक्स जी एंड देन एक्स वाई, सॉरी, partial partial x y is equal to partial by partial y e x। तो ये जो आपके पास कंडीशन आई है कर्ल ऑफ ई के जीरो होने से, इससे मुझे नजर आ रहा है कि जो y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू दिस रिलेशन। सिमिलरली x कंपोनेंट का z कंपोनेंट के साथ रिलेशन है इस इक्वेशन के थ्रू, और y का x के साथ रिलेशन है कंपोनेंट्स का इसके थ्रू। तो इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे ई वाई मिल जाए तो मैं उसका z डेरिवेटिव लेकर पार्शियल पार्शियल वाई ई जी निकाल सकता हूँ, और फिर उसको इंटीग्रेट करके मैं डायरेक्ट इजी निकाल सकता हूँ। मतलब ये कि अगरचे यहाँ भी आपको तीनों के तीनों कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक कंपोनेंट निकाल लें तो आप इन इक्वेशंस को इस्तेमाल करके बाकी कंपोनेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो काम तो यहाँ भी आसान कर दिया है हमारा। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि ऑल द कंपोनेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो यही वो चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक खास किस्म का वेक्टर बनाती है। आमतौर पे जब आप कोई वेक्टर लिखते हैं, फर्ज करें कि आपके पास एक 3D स्पेस है, लेट मी डिफाइन माई जी हियर, एक्स हेयर एंड वाई हेयर। तो उसमें अगर आप कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं
सो लेट से ये कोई वेक्टर है और इस वेक्टर का नाम ई है, तो हम इसके तीन कंपोनेंट्स लेते हैं। एक कंपोनेंट इसका एक्स की सिमत में आएगा, और दूसरा कंपोनेंट जी की सिमत में आएगा, और तीसरा कंपोनेंट जो है वो वाई की सिमत में आएगा, जो मेरे लिए अब ड्रा करना जरा मुश्किल हो रहा है। सो और हम ये कहते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जी कंपोनेंट डिपेंडेंट होते हैं, आमतौर पे वेक्टर्स के बारे में ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो रिलेशन आपको नजर आ रहा है, ये तीन रिलेशंस हमें ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर, क्योंकि इसके तीनों कंपोनेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, उनका एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक कर्ल ऑफ ई की प्रॉपर्टी है जो हमें पता चलती है। कर्ल ऑफ ई के जीरो होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेशल किस्म का वेक्टर बन जाता है। अच्छा, अब इसकी बुनियाद पे हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल डिफाइन करेंगे। सो मैं उस फंक्शन को कहूंगा वी ऑफ आर, एंड दैट इज इक्वल टू, माइनस जो है वो जस्ट फॉर कन्वेंशन है, आप चाहें तो उसको प्लस भी ले सकते हैं, और कोई रेफरेंस पॉइंट हम लेंगे और वहां से आर तक मैं इंटीग्रेट करूंगा ई को लाइन के ऊपर। तो ये जो क्वांटिटी हमने यहाँ पे डिफाइन की है, दिस क्वांटिटी इज फंक्शन, एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। um, इसमें कुछ बातें हैं बुनियादी सी करने वाली। सबसे पहले तो ये कि इसको हम कहते हैं इसका नाम जो है वो पोटेंशियल है, और उसकी रीजन ये है कि इट इज रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी। और वो आप देख सकते हैं अगर आप इसका यूनिट देखें, राइट हैंड साइड के ऊपर जो चीज आ रही है वो है ई डॉट डी एल। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज का यूनिट होता है आपके पास न्यूटन पर कूलम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है, एंड मल्टीप्लाई बाय मीटर। डी एल जो है चूंकि लेंथ एलिमेंट है, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो ई डॉट डी एल आपको देता है न्यूटन मीटर पर कूलम। अब मुझे ये बताया कि न्यूटन मीटर जो है ये तो एनर्जी का यूनिट है, यानी जूल है। तो जूल पर कूलम जो है दैट इज द यूनिट ऑफ वेक्टर स्केलर पोटेंशियल, विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चूंकि 1 वोल्ट इसका नाम रखा हुआ है इन्होंने, वोल्ट, सॉरी 1 वोल्ट, यानी वोल्ट कह रहा हूं मैं इसको। तो चूंकि वोल्ट का ताल्लुक जो है वो जूल के साथ है, अगरचे वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, तो इस वजह से इसको पोटेंशियल एनर्जी से इसका नाम जो है वो पोटेंशियल रखा गया है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ये है नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि चार्ज मूव नहीं कर रहा। तो जब चीजें मूव ना कर रही हो तो उनमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। लेकिन उस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी एक किस्म की पैदा हो जाती है उसके इर्द गिर्द, और उसको मेजर करने का तरीका जो है वो ये पोटेंशियल है। इस वजह से हम इसका नाम पोटेंशियल रखा हुआ है। यहीं से आपको वो एफएससी वाली डेफिनेशन भी याद होगी, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते थे कि डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा क्यू। अगर आपको एफएससी में याद हो कि हम कहते थे वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, अगर कोई बैटरी है फॉर एग्जांपल, तो उसकी ईएमएफ को भी आप ऐसे ही डिफाइन करते थे। सो ये बेसिकली उसी तरह की चीज है जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, और इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। अच्छा, उसके बाद जो रेफरेंस पॉइंट की बात है, जी जो मैंने ओ डिफाइन किया है, इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। ये आर्बिट्रेरी होता है, इज आर्बिट्रेरी, मतलब मैंने इसके लिए कोई खास डेफिनेशन नहीं दी। तो आप किसी भी पॉइंट को आर्बिट्रेरी कह सकते हैं। सो बेसिकली आपने क्या करना है कि आपके पास एक चार्ज पड़ा हुआ है, लेट्स से क्यू, और उसके करीब कोई पॉइंट है पी, जो कि आर फासले पर पड़ा हुआ है, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज क्यू एट एंड द पॉइंट पी। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं पोटेंशियल। ठीक है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी जो है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आर, और उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप दूर कहीं पे कोई रेफरेंस पॉइंट लेंगे ओ,
और वहां से लेके आप इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे। चलिए मैं इसको आसानी के लिए इस पॉइंट को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो इस ओ पॉइंट से आप इंटीग्रेट करते हुए आएंगे, ठीक है, पॉइंट पी तक। और ये जो इंटीग्रेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल, दैट विल गिव यू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी। ठीक है, इस पॉइंट पी के ऊपर आपको पोटेंशियल देगी। अब ये जो मैंने ओ पॉइंट लिया है रेफरेंस पॉइंट, ये मैं यहाँ की बजाय इसको मैं थोड़ा सा पीछे करके मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, इसको मैं यहाँ भी ले सकता हूँ। तो ये मेरी आज़ादी है कि मैंने वो पॉइंट कहाँ पे लेना है। आगे चलकर हम देखेंगे कि रेफरेंस पॉइंट के चेंज करने से आपका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है इस इंटीग्रेशन में आप देखें जब मैं लोअर इंटीग्रल को पॉइंट को चेंज करूंगा तो जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज करते हैं तो आपकी इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज होती है, जिसका मतलब आपका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट, लेट से मैं इनका नाम रख देता हूँ O1 O2 O3। अगर मैं अपना रेफरेंस पॉइंट O3 पे लूंगा तो मेरे पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी। अगर मैं O2 पे लूंगा रेफरेंस तो मेरा पोटेंशियल P पे कुछ और होगा। O1 पे लूंगा, तो आपने अपना रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेना है उसके हिसाब से आपका पोटेंशियल चेंज हो जाता है। लिहाजा अगरचे ओ आर्बिट्ररी है, आपने अपनी मर्जी से चूज करना है, लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि ओ के चेंज करने से, रेफरेंस पॉइंट के चेंज करने से आपका पोटेंशियल चेंज होता है। लेकिन अगर एक आर्बिट्ररी चीज है और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ पे चूज करनी है, तो इसका मतलब होता है कि उससे जो क्वांटिटी आपको मिल रही है वो कोई रियल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वी ऑफ आर, ये एक मैथमेटिकल टूल तो है कि हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, जो कि मैं भी डिस्कस करूंगा कैसे निकालते हैं, लेकिन ये असल में कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है। अब ये कि एक स्पेशल रेफरेंस पॉइंट है जो हम अक्सर इस्तेमाल किया करेंगे, और वो रेफरेंस पॉइंट होगा इन्फिनिटी। और ये अक्सर किताबों में आप देखेंगे कि हम एक स्पेशल रेफरेंस पॉइंट अब डिफाइन करेंगे, और वो होगा इन्फिनिटी। कि मैं अपना जो जो और पॉइंट है इन्फिनिटी पे लिया करूंगा, और मैं वो डिफाइन इस तरह करूंगा कि उस पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर मेरा पोटेंशियल जो है वो जीरो है। ये बड़ी अहम कंडीशन है जिसको आपने याद रखना है कि जब आप अपना रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लेते हैं तो उसका मतलब आप ये लेते हैं कि वहां पे जो पोटेंशियल है वो जीरो होगा। अब इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट लेने की एक वजह यह है कि आपको ये याद होगा कि मैं अगर फर्ज करें कि मैंने O1 को इन्फिनिटी कहा था, तो अगर मैं O1 को उठा के O2 पे ले जाऊं तो मैंने इन्फिनिटी में कुछ ऐड किया है। तो आपको पता है इसको ऐड करने से आंसर फिर इन्फिनिटी ही आ रहा है। या हो सकता है मैंने इन्फिनिटी O2 पे ली थी और अब उसको मैं मूव करते हुए O1 पे ले आया हूँ, तो अब बेसिकली मैंने इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर दिया है, लेकिन आपको पता है उसका आंसर फिर इन्फिनिटी आ जाता है। तो इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट लेने से ये होता है कि आपको ये आज़ादी मिल जाती है कि आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लेना है इस के पाबंद नहीं रहते। आपको ये पाबंदी नहीं रहती कि आप जो है वो O1 पे लेंगे रेफरेंस पॉइंट, या O2 पे लेंगे या O3 पे लेंगे। आई होप कि ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि हम ये रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे अक्सर क्यों लेते हैं। क्योंकि इन्फिनिटी जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको जिसमें कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी ऐड माइनस करेंगे तो वो फिर एक अलग स्टोरी है, लेकिन वो हम कभी भी फिजिकल केस नहीं होगा। अच्छा, इस रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेने में एक मसला आता है। हमारी ये जो अजम्पशन है कि हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पे लेंगे और वहां पोटेंशियल जीरो होगा, ये सिर्फ तब काम करता है अगर आपका चार्ज इटसेल्फ जो है वो इन्फिनिटी तक ना फैला हो, आपका चार्ज एक खास एरिया में फैला हो। अगर आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खुद भी इन्फिनिटी तक फैली हुई है और फिर आप इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो फिर यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता कि पोटेंशियल जीरो है। ठीक है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। सो ओनली, यहाँ पे कंडीशन ओनली की लगानी है व्हेन चार्ज डज नॉट गो टू इन्फिनिटी। मतलब आपके पास इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो तब ये assumption आपकी काम करेगी
कि आप वी ऑफ इन्फिनिटी को जीरो ले लेंगे। अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ इन्फिनिटी पे जा रहा है, और हमने ऐसे कुछ कोर्सेज किए, सॉरी कुछ प्रॉब्लम्स किए थे जिनमें हमने देखा था कि एक इन्फिनिट लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर हम ये वाला कुलिया इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है कि एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम 2.22, जिसको हम सॉल्व करेंगे और वहां पे हम देखेंगे कि ये वाली अजम्पशन काम आएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पोटेंशियल के हवाले से? जो बातें मैंने अभी की हैं उसके हवाले से अगर किसी का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता दें। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो फिर एक और रिलेशन है जिसको अभी हम मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एंड देन फिर हम जाएंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। चूंकि मैंने बिगिनिंग में ये कहा था कि हमारा मकसद असल में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, राइट। और हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं, डायरेक्शन निकालनी पड़ती है। तो आपका प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है अगर आप वेक्टर क्वांटिटी की बजाय स्केलर क्वांटिटी से डील करें। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने जो फंक्शन वी ऑफ आर डिफाइन किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो एक डॉट प्रोडक्ट के तौर पर डिफाइन किया है। और डॉट प्रोडक्ट का नतीजा आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है। सो लिहाजा यहाँ से मुझे एक और पॉइंट पता चल गया कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने डिफाइन ही इसको इस तरह से किया है कि ये एक स्केलर हो और मेरा काम आसान करे। ऑल राइट, तो ये चंद एक बातें हैं। ठीक है, हमने यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है, मैंने कुछ गुफ्तगू रेफरेंस पॉइंट पे कर ली, और मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद एक और अहम नतीजा है जो हमें यहाँ पे निकालना चाहूंगा, क्योंकि मकसद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो ये है कि हाउ, सो गिवन, अगर आपको एक पोटेंशियल दे दिया जाए वी ऑफ आर, तो आप उसे कैसे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड ई। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि अगर आपके पास अभी मैंने जैसा कि डिफाइन भी किया था कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए, और वहां पे मैं पोटेंशियल निकालता हूँ वी ऑफ ए, और मेरे पास एक पॉइंट है बी और वहां पे मैं पोटेंशियल निकालता हूँ वी ऑफ बी, तो इन दोनों के दरमियान मैं डिफाइन करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। और उसको मैं नाम देता हूँ वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। आप चाहें तो इसको वी ऑफ ए माइनस वी बी भी कह लें, ये आपकी मर्जी है, फिर आप बी से ए की तरफ आ रहे होंगे, मतलब ये आपकी चॉइस है अगेन। अब बाय डेफिनेशन मुझे पता है कि जो वी बी माइनस वी ए होगा, ऊपर जो मैंने तारीफ की है, वी बी की तारीफ, वी बी क्या होगा कि आप किसी रेफरेंस पॉइंट से शुरू करेंगे और बी तक जाएंगे और वो आपको पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन वी बी क्या है, माइनस सम रेफरेंस पॉइंट टू बी एंड देन ई डॉट डी एल, प्लस, सॉरी माइनस वी ऑफ ए, वी ऑफ ए की डेफिनेशन में लगा रहा हूं ब्रैकेट में, फिर कोई रेफरेंस पॉइंट लें और वहां से आप ए तक आए, एंड देन ई डॉट डी एल। अब चूंकि दोनों के दरमियान माइनस है, सो मैं इसको ओ टू बी ई डॉट डी एल माइनस, और फिर प्लस के साथ ओ टू ए ई डॉट डी एल लिख सकता हूँ। आई होप कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब किसी का कोई सवाल है? वन सेकेंड। ओके, नहीं ये वो स्टूडेंट ने एडमिट होना था, चलें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं। अगर मैं ओ टू बी ई डॉट डी एल को वैसे ही लिखूं,
और ओ टू ए वाली जो, इसको जीरो नहीं समझना, ओ है, ओ टू ए को अगर मैं दोबारा से माइनस लिखूं इंटीग्रल को, तो मैं इसको, क्योंकि लाइन इंटीग्रल है ना, तो अगर आप ओ से ए की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव में, तो ए से जब आप ओ की तरफ जाएंगे तो आप उसको नेगेटिव इंटीग्रल बोलेंगे। सो दिस इज ई डॉट डी एल। अब इन दोनों माइनस को मैं कंबाइन कर लेता हूं, तो ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं ओ टू बी, अगेन ये ओ है, ओ टू बी, व्हाट हैपेंड, ओके सो ओ टू बी प्लस, दो इंटीग्रल हैं, चलो मैं अलग अलग लिख लेता हूँ, वरना इसकी नोटेशन भी है इकट्ठे लिखने की, प्लस ए टू ओ ई डॉट डी एल। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आप ओ से बी तक जाते हैं और फिर आप ए से ओ तक जाते हैं। फिर हैंग हो रहा है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को, यानी आप उल्टा करके जरा पढ़ें, इधर से चलें, ए से चलें, तो ए से आप चलते हैं ओ तक जाते हैं, और फिर आप ओ से चलते हैं बी तक जाते हैं। तो बेसिकली इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूं माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। ये पॉइंट समझ आया? लेफ्ट साइड पे है वी बी माइनस वी ए विच इज दी पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो बात आप ये गौर फरमाएं कि जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है, वी बी माइनस वी ए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो वो जो मेरी चॉइस थी रेफरेंस पॉइंट की, वो तो इसमें से गायब हो गई। ये जो मेरा फाइनल रिजल्ट आया है, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इसमें सिर्फ ए और बी का जिक्र है। वो जो मैंने रेफरेंस पॉइंट दरमियान में कहीं डिफाइन किया था, वो तो अब मेरे रिजल्ट में नहीं आ रहा। तो ये एक बहुत अच्छी खूबी हमें पता चल गई पोटेंशियल डिफरेंस की, कि अगर आप सिर्फ पोटेंशियल ले रहे हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर, तो वो तो रेफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो मैंने डिफाइन किया था, कि अगर आप किसी एक पॉइंट के ऊपर रेफरेंस ले रहे हैं, तो वो रेफरेंस चेंज करने से आपका पोटेंशियल चेंज होता है। लेकिन जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं दो पॉइंट्स का, तो फिर आपका रेफरेंस पॉइंट मैटर नहीं करता, आपका रेफरेंस पॉइंट कहीं पे भी हो, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। ठीक हो गया? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पाथ पॉइंट, ओ इज वैनिश्ड। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेफरेंस पॉइंट आपका गायब हो गया। तो पहली चीज तो मुझे ये पता चली कि कोई चीज अगर हमारे आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड ना कर रही हो, तो हम उसको एक फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं। सो इसका मतलब है कि पोटेंशियल इट सेल्फ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक फिजिकल क्वांटिटी दे सकता है, बिकॉज फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो आपके रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करती। इसकी एक मिसाल जैसे दी है मेरे ख्याल शायद ग्रिफिथ ने भी, कि आप फर्ज करें कि आप माउंट एवरेस्ट की हाइट मापना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक माउंटेन है जिसकी आप हाइट मापना चाहते हैं। अब एक शख्स जो है वो उसकी बेस पे खड़ा हुआ है, माउंट एवरेस्ट की बेस पे खड़ा हुआ है, इसको माउंट एवरेस्ट समझ लें बस या कुछ भी समझ लें। और एक आदमी जो है वो सी लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। अब जो बेस पे खड़ा हुआ है वो इसकी वैल्यू मेजर करता है, लेट से वी बी, और जो बंदा सी लेवल पे खड़ा हुआ है वो इसकी हाइट मेजर करता है वी ए। यहाँ वी से मुराद मेरी हाइट है, चलें अगर आप चाहें तो एच कह सकते हैं इसको, क्योंकि हाइट भी एक स्केलर फंक्शन है। सो अब आप अगर गौर करें तो जो बंदा बेस पे खड़ा हुआ है वो माउंट एवरेस्ट की हाइट बता रहा है एच ऑफ बी, और जो सी लेवल पे खड़ा हुआ है वो उसकी हाइट बता रहा है एच ऑफ ए। क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट आर्बिट्रेरी था, सो लिहाजा दोनों का आंसर भी आर्बिट्रेरी आया। तो क्या रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से माउंट एवरेस्ट की जो ओरिजिनल हाइट है जो हम निकालना चाहते हैं वो चेंज हो जाएगी? यानी माउंट एवरेस्ट हमारे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि उसने छोटा होना है कि बड़ा होना है? ऑफ कोर्स ये नॉनसेंस बात होगी। कॉमन सेंस हमें ये बताती है कि चीज की जो अपनी ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टी है, इस केस में हाइट, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ।
रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लिया जा रहा है। सो यही वो पॉइंट है जो मैं यहाँ पे पोटेंशियल के बारे में करना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि अगरचे एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है वो किसी रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता। सो इसका मतलब है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट जब मैं निकालूंगा तो उसका तरीका हमेशा ये हुआ करेगा कि मैं उसको एच टॉप माइनस एच बॉटम निकालूंगा। चलो मैं एक नया लफ्ज इस्तेमाल, नए लेटर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो ये जो हाइट्स का डिफरेंस है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये कि जो टोटल उसकी ओरिजिनल हाइट है वो कभी चेंज नहीं होगी, एंड इट शुड नॉट डिपेंड ऑन माई रेफरेंस पॉइंट। सो इसलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना इज मोर फिजिकल एंड इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स देन मेजरिंग जस्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। एक पॉइंट तो मैंने यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको ये वाजे किया। ये सिर्फ एक साइड की बात थी, क्योंकि ये बातें अक्सर आपके माइंड में होंगी ये क्वेश्चंस, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं कमेंट कर दूं कि कैसे हमारा मैथ इटसेल्फ हमें फिजिक्स के करीब ले जा रहा है। अच्छा, इसके बाद एक थ्योरम है कैलकुलस का, वेक्टर कैलकुलस का, फ्रॉम वेक्टर कैलकुलस। अगर मैं वी बी माइनस वी ए निकालना चाहता हूं तो ये इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ डेल वी डॉट डी एल के, वेयर इंटीग्रल गोज फ्रॉम ए टू बी। दिस इज अ थ्योरम कि अगर मेरे पास कोई डिफरेंस है बिटवीन टू स्केलर क्वांटिटी, बिटवीन टू पॉइंट्स, तो उसको मैं ग्रेडियंट के फॉर्म में इस तरह से लिख सकता हूँ। सो इस थ्योरम को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, एंड देन मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा ए टू बी डेल वी डॉट डी एल इल बी इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया था कि कर्ल ऑफ ई जीरो होता है, या दूसरे लफ्जों में जो लाइन इंटीग्रल होता है ई का अराउंड अराउंड अ क्लोज सरफेस वो जीरो होता है। और इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक ये जो कर्ल है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या ये इंटीग्रल जो है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं ए और बी को कहीं भी चूज कर लेता, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है ये हमेशा ट्रू रहनी है। और इस इक्वेशन के हमेशा ट्रू होने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, या नेगेटिव ग्रेडियंट भी कह लें ऑफ वी ऑफ आर। ठीक हो गया जी। तो ये वो फार्मूला है जो हमें बताया करेगा कि अगर हमें कोई पोटेंशियल दिया गया हो तो हम सिंपल उसका ग्रेडियंट लेंगे और उससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक और तरीका जो है वो हमने ढूंढ लिया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि पोटेंशियल थियरी जो है वो, मतलब समझ लें कि सारी इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमेशा आप पोटेंशियल्स पे ही जाया करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक पोटेंशियल से रिलेशन लिखा है, ऐसे ही आइंदा हम जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे मैग्नेटोस्टैटिक्स में, तो वहां पे भी हम एक पोटेंशियल जो है वो डिफाइन करेंगे। बहरहाल सो ये हमें एक और फार्मूला मिल गया गाउसेस लॉ के अलावा, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक पोटेंशियल अगर आपको दिया गया हो, अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप उसका ग्रेडियंट लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगेन माइनस साइन जो है वो उसकी रीजन कन्वेंशन है, और वो चली थी जब हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था। तो हमने पोटेंशियल को डिफाइन माइनस के साथ किया था, तो अ, वो ही नेगेटिव साइन यहाँ पे भी चला आ रहा है। लेकिन इससे ये हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होगा, यानी अगर मैं किसी जगह पे ग्रेडियंट निकालता हूँ पोटेंशियल का लेट से, और वो दाएं जानब को निकलता है, दिस इज गिवन बाय डेल वी। तो जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो मैग्नीट्यूड में तो इसके इक्वल होगा। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर।
मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा लेकिन वो डायरेक्शन में अपोजिट होगा, ये मतलब है नेगेटिव साइन का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। यहां तक किसी का कोई सवाल है तो आप मुझे बता दें। तो ये दो फार्मूले बहरहाल आपने याद रखने हैं। पोटेंशियल को मैंने जैसे डिफाइन किया है, ठीक है, ये वाला फार्मूला हम अक्सर इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम्स में। और दूसरा ये कि अगर पोटेंशियल दिया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो दूसरे लफ्जों में, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? मेरा ख्याल है मैंने काफी टाइम इसके ऊपर लगा दिया है, बट चूंकि आइंदा कुछ प्रॉब्लम्स हमने पोटेंशियल के करने थे तो मैंने सोचा कि इस पे टाइम लगाना बनता है। आई होप कि ये चीजें अब क्लियर हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम देन। अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल है, वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, मैं वो आपको नहीं करवाऊंगा, लेकिन प्रॉब्लम जो हम करेंगे तो उसमें बेसिकली वो रिवाइज हो जाएगी। आई थिंक कि ये एग्जांपल 2.6 है, तो एग्जांपल 2.6 आप खुद करें और उसके बेस पे फिर ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करना आसान हो जाएंगे। एक बात मैं जो करनी भूल गया, लेट मी फर्स्ट गो बैक, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलें ये भी आखिर पे कर लेते हैं। आपको याद है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एक से ज्यादा चार्जेस का या एक से ज्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता था कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हर एक चार्ज के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आप वेक्टर सम करते थे, और ये भी एक मुश्किल काम है। आपको पता है कि आपने शायद ये प्रैक्टिस की भी हो, कि जब आपके पास दो वेक्टर हों तो उनको ऐड करना आसान होता है हेड टू टेल रूल लगा के। लेकिन अगर तीन हो जाएं तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है, चार वेक्टर हो जाएं तो और मुश्किल हो जाता है, पांच वेक्टर हो जाएं तो और मुश्किल हो जाता है। तो वेक्टर सम करना मुश्किल होता है। लेकिन यही उसूल पोटेंशियल के ऊपर भी लगेगा कि अगर आपने किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या एक से ज्यादा चार्जेस का पोटेंशियल टोटल निकालना है, तो वो भी आप इसी तरह से V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस सो ऑन करके निकाल सकते हैं। लेकिन इस केस में ये बेसिकली स्केलर सम है। स्केलर सम का मतलब ये है कि ये सिर्फ नंबर्स हैं, और नंबर्स को ऐड करना बहुत ही आसान होता है। कैलकुलेटर लगाएं और आप नंबर्स को आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो आप एक से ज्यादा चार्जेस या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का टोटल पोटेंशियल भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के जरिए लगा सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, कि V जो है वो V1 V2 V3 के सम के बराबर है। आप सिंपली डेफिनेशन इस्तेमाल करें V की, विच इज E डॉट डी एल, और पाथ को, जितना भी आपका पाथ एलिमेंट है उसको डिवाइड कर लें छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है ना, मसलन अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते थे, और इसको आपने छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो DL1 DL2 एंड सो ऑन, और हर एक का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है E1 E2 E3, तो E डॉट डी एल लगा के आप ये वाला फार्मूला पोटेंशियल का प्रूफ कर सकते हैं। सो बेसिकली ऊपर वाले फार्मूले से आप नीचे वाला फार्मूला बना सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये भी एक अहम पॉइंट था, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लें। चलें, अब चलते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली आज जो हम प्रॉब्लम करेंगे, चार प्रॉब्लम मेरे माइंड में हैं जिनको आज हम करेंगे, प्रॉब्लम 2.21 से लेके 2.4 तक। और ये जो चार प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिकली रिलेटेड हैं उन चार प्रॉब्लम्स के साथ जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते वक्त ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और शेल्स और सफियर्स, वही चीजें जो हम पहले से करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते आ रहे हैं। पहले हमने कूलम लॉ से उनको निकाला, फिर हमने गाउसेस लॉ से उनको निकाला। अब जो हमारे चार प्रॉब्लम है इसमें हम पोटेंशियल के जरिए वही वाला काम करेंगे, और देखेंगे कि अब दोबारा से उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। और आप देखेंगे कि उनका जवाब जो है वो मैच करेगा आपस में, और कंपेयर भी करेंगे हम। सो ये एक ये एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस R है,
और उसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है, और उसने बता दिया आपको कि यूज इन्फिनिटी एज योर रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो लिहाजा रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लिया जा सकता है। फिर कहता है कि आप ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल भी हर रीजन में निकालें, और देखेंगे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पहले से निकाल चुके हुए हैं, आपको वो ग्रेडियंट वाले फार्मूले से दोबारा मिलता है या नहीं मिलता। अच्छा, इसके लिए फर्ज करते हैं, चलो मैं यहाँ पे सफियर बनाता हूँ। सो ये आपकी एक स्फेरिकल सरफेस है, और इसके बाहर जो है और अंदर दोनों दफा हम गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आई थिंक पहले भी हमने की हुई है, सो आई एम जस्ट डूइंग दैट अगेन फॉर रेफरेंस। यहाँ पे ठीक है। सो बेसिकली आपके पास जो ग्रीन वाला स्फीयर मैंने बनाया है, ये आपका ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, और उसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है जैसा कि प्रॉब्लम में बताया हुआ है। और ये जो येलो स्फीयर मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है गॉसियन सरफेस के लिए, या मतलब ये मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको याद आ जाए कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह करते थे। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, ये स्मॉल आर रेडियस वाला जो स्फीयर है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं केस ले रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, सो बेसिकली मैं आउटसाइड द स्फीयर हूँ, ठीक है। अगर मैं आउटसाइड द ओरिजिनल स्फीयर सॉलिड स्फीयर हूँ, तो उसका मैंने पोटेंशियल निकालना है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ई आउट है, दैट इज जस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। ये हमने बहुत दफा ये प्रॉब्लम किया है, क्योंकि जब आप स्फीयर के बाहर खड़े होते हैं तो वो स्फीयर आपको एक पॉइंट चार्ज नजर आता है, तो मैंने सिंपली उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया एज अ पॉइंट चार्ज। अब मैंने निकालना है पोटेंशियल, सो वी ऑफ आर। आर मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चूंकि सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, सो मुझे पता है कि मेरा पोटेंशियल भी सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद इसकी डेफिनेशन मैंने लगानी है, तो रेफरेंस पॉइंट क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है इन्फिनिटी लेना है, सो इन्फिनिटी। तो यहाँ कहीं पे इन्फिनिटी है फर्ज करें, तो उस इन्फिनिटी से चल के मैंने कहाँ तक जाना है, आर पॉइंट तक आना है। याद है ना कि जिस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल निकालना हो, इन्फिनिटी से चल के आप उस पॉइंट तक जाते हैं। सो इस केस में वो पॉइंट जो है वो आर है, एंड देन फार्मूला होता है ई डॉट। अब चूंकि यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रेडियल है, सो लिहाजा जो लेंथ एलिमेंट है वो सिर्फ रेडियल होगा, तो मैं उसको डी एल की बजाय डी आर लिख रहा हूँ। एंड देन इसके अंदर आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ई आउट चलें लिख लें, वो आप निकाल सकते हैं, एंड दैट इज गिवन बाय माइनस इन्फिनिटी टू आर। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डी आर बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि आर डॉट डी आर वैक्टर इज बेसिकली आर डॉट डी आर वैक्टर को मैं लिख सकता हूँ स्केलर डी आर एंड आर हैट, स्केलर बाहर आ जाएगा, एंड आपको पता है आर हैट 1 होता है, सो आर डॉट डी आर वैक्टर इज जस्ट डी आर। तो इसलिए मैंने यहाँ प्रॉपर्टी वो इस्तेमाल की है। अब आप आर पे इंटीग्रेशन करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी बाहर आ जाएगा, स्केलर है, स्केलर नहीं है सॉरी, आर से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट है। 1/r² की इंटीग्रेशन क्या आएगी, -1/r, एंड देन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इन्फिनिटी से आर तक। कभी कभार हम यहाँ पे प्राइम इस्तेमाल कर लिया करेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट हमने लिया था आर, ये पॉइंट इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा, और ये जो आर प्राइम है इसके ऊपर हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। सो लिहाजा जस्ट डिफरेंस करने के लिए हम सेम वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिफरेंट वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे, एंड देन आर प्राइम, एंड देन इसमें वैल्यू पुट करें। सो आपका आंसर जो आएगा वी ऑफ आर, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, जो कि मेरा ख्याल है आपको पहले भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपने शायद एफएससी वगैरह में पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा हुआ है। तो ये पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ही था बेसिकली,
जो क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड था, सो आपका पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल ही होना चाहिए। तो यहाँ तक कॉमन कॉमन सेंस हमारी साथ चल रही है। अब हम जाते हैं फॉर द रीजन व्हेन यू आर इनसाइड द स्फीयर। जब आप इनसाइड द स्फीयर होंगे, तो इसी डायग्राम को मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, और सिचुएशन अब ये है कि जो मेरा ये येलो स्फीयर है दैट विल बी स्मॉलर, एंड देन जो ग्रीन स्फीयर है दैट विल बी लार्जर। अब ये केस ले रहे हैं, और इसमें से मैं आर को और इस आर, सॉरी, तो अब कौन बात ये है कि जो आपका येलो वाला है स्मॉल आर ये अंदर है, और जो कैपिटल वाला है कैपिटल आर वो अंदर। और अब आपको याद होगा गॉसेस लॉ में मैंने बात की थी कि क्योंकि अब आप सिर्फ इतने रीजन में सफियर का चार्ज लेंगे, तो आप वो डेंसिटीज को कंपेयर करेंगे, क्योंकि डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है ना। तो आपको याद होगा गॉसेस लॉ से। बहरहाल मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखूंगा क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया हुआ है। सो ई विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब टाइम्स आर एंड देन टाइम्स आर हैट। ये है आपका इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इससे फिर आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अगेन माइनस इन्फिनिटी से आर एंड देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब आर प्राइम और डी आर प्राइम आएगा। वही आर्गुमेंट जो पहले मैंने इस्तेमाल किया, आर डॉट डी आर को मैंने डी आर प्राइम लिखा है। एंड देन आप इसको इंटीग्रेट करें, सो दिस विल बिकम -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब एंड देन इन्फिनिटी टू आर आर प्राइम डी आर प्राइम। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, सो दिस विल बिकम -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब, और इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा r² by 2। ठीक है। सो दिस इज दी पोटेंशियल -1/4 पाई, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर क्यूब r² over 2। तो ये मेरा आंसर है आउटसाइड द स्फीयर पोटेंशियल, सॉरी, इनसाइड द स्फीयर। पोटेंशियल तो हमने निकाल लिया दोनों केसेस में, लेकिन इसके साथ ही उसने हमें हमसे ये भी तकाजा किया है कि कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ वी इन ईच रीजन एंड चेक दैट इट यील्ड्स द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चेक करते हैं जी। एक फार्मूला तो हमारा ठीक जवाब दे रहा है, इसको जरा ग्रीन में बॉक्स में रखते हैं। अब हमने चेक करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है कि नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था कि ई इज बेसिकली, अगर मैंने आउट ई निकालना है, अब हम उल्टा चल रहे हैं कि अगर मुझे पोटेंशियल आप देंगे तो मैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालूंगा। अच्छा, डेल का मैंने आपको पहले भी तारफ करवाया था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में चूंकि वी हमारा सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, सो लिहाजा डेल हमारा जो है वो सिंपल डेल बाय डेल आर वी ऑफ आर आर हैट बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जिसको मैंने सॉल्व करना है। सो बेसिकली आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो ये जनरल इक्वेशन है, एंड देन अगर मैं ई आउट लिखूंगा, सो दिस विल बी माइनस डेल बाय डेल आर। तो मेरा वी ऑफ आर जो है, और आर हैट को मैं पहले लिख लेता हूँ क्योंकि ये तो रहना ही रहना है। और आउट साइड द स्फीयर जो है वो अभी मैंने देखा पोटेंशियल, ये जो पहले ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है ये मेरा पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल उठा के मैं यहाँ पे वैल्यू दर्ज कर दूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ आर पे है, सो बाकी सारी चीजें आप बाहर निकाल सकते हैं, क्यू भी, और आर हैट पहले ही आ रहा है।
तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1/r² का डेरिवेटिव क्या होगा? सॉरी, आर था यहाँ पे। 1/r का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/r²। और इसको अगर आप इकट्ठा कर लें सारे फैक्टर्स तो आपका आंसर आएगा 1/4πε0 Q/r², आर है। तो आप देखें ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, आउटसाइड द स्फीयर एज अ पॉइंट चार्ज। सो इसका मतलब हमारा ग्रेडियंट वाला फार्मूला काम कर रहा है। खैर, करना ही था, ये बेसिकली एक सर्कुलर आर्गुमेंट हो गया क्योंकि हमने पोटेंशियल निकाला ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करके है। और तो जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमें वो वापस मिलना भी चाहिए। सो बेसिकली एक चेक भी है, लेकिन हमने कोई इससे कोई नई मालूमात नहीं ली सिवाय इसके कि हमारा फार्मूला जो है E = -del V, वो ठीक काम कर रहा है। और इसी तरह से आप इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि सिंपली अगेन -r hat del/del r। और अब जो पोटेंशियल आएगा वो ये इनसाइड द स्फीयर वाला आएगा। सो इसको मैं लिख लेता हूँ, -1/4πε0 Q/r³ एंड देन r²/2। तो चूंकि सिर्फ आर, स्मॉल आर वेरिएबल है, सो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q/r³। और r² का डेरिवेटिव जो है स्मॉल r² का वो होगा 2r, 2 से 2 कैंसल, एंड देन यू विल गेट r, r है। तो ये भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था। ठीक है जी। सो ये हमारा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जिसमें हमने सीख लिया कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और फिर पोटेंशियल दिया हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? या कोई डिस्कशन? अगर नहीं है तो फिर एक मिसाल और करते हैं, एक और प्रॉब्लम और करते हैं। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है इसमें वो कह रहा है कि पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो पहली चीज जो मैं आपको कहूंगा कि नोट करें वो ये है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जिसका मतलब ये है कि जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें जो मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ऑलरेडी इन्फिनिट। तो चूंकि मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिट है तो हम मैं कह सकता हूं कि चार्ज गोज टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे वो रेफरेंस पॉइंट वाली बात अब हम हमें लागू करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट टेक रेफरेंस पॉइंट टू इन्फिनिटी। ओके जी। तो एक चीज तो यहाँ पे ये हो गई। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि इसके ऊपर यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी है, लैम्डा दिया हुआ है। पॉइंट जो है वो जिस पे आपने फील्ड निकालना है वो पॉइंट कोई यहाँ पे दिया हुआ है, लेट से उस पॉइंट का नाम पी है। उस पी का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन वो है एस के बराबर। अगेन वो सारी वही बातें जो गाउस लॉ में हमने की थी, आप एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। तो मुझे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो पता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने निकाला था λ/2πε0 1/s s hat। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ infinitely long straight wire with the uniform line charge density। ये मैंने प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया हुआ है। अब वो कहता है कंप्यूट द ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल एंड चेक दैट इट yields द करेक्ट फील्ड एंड फाइंड द पोटेंशियल। तीन तीन काम हमने करने हैं। वही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकाल लेंगे और फिर पोटेंशियल के ग्रेडियंट से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपको सेम आंसर मिलता है।
तो करते हैं, और फार्मूला फिर वही लगेगा वी ऑफ आर। अब मैं आर की बजाय यहाँ पे एस लिख रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारा जो वेरिएबल है यहाँ पे उसको उन्होंने एस कहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। एंड देन दिस इज इक्वल टू, अच्छा अब फार्मूला होगा सम रेफरेंस पॉइंट ओ टू आर, राइट। तो और उसके बाद आएगा आपके पास ई डॉट। अब चूंकि लाइन एलिमेंट आपके पास जिस तरफ को आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ले जा रहे हो वो डी एस पे डिपेंड करता है, डी एस एस की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सो डी एल को मैं डी एस लिखूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इस सिमत में है, और तो लाइन एलिमेंट भी मेरा उसी सिमत में है। स्मॉल लाइन एलिमेंट को मैं जो डी एस लिखूंगा। एंड देन इसमें वैल्यू पुट करेंगे -O to R। अच्छा ओ की बजाय यहाँ पे कोई और रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम इंफिनिटी रेफरेंस पॉइंट नहीं ले रहे, तो लिहाजा मैं कोई रेफरेंस पॉइंट लूंगा जिसका मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ। सो रेफरेंस आर तो पहले हमने रखा हुआ है, एस भी पहले इस्तेमाल हो गया है, तो आप इसको कोई नाम दे लें। ओ मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि उससे जीरो कंफ्यूज हो जाता है, तो क्या नाम रखें? कोई भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कोई भी लेटर रख लें। क्या क्या लेटर रखना चाहते हैं? आई रख लें? पता नहीं क्यों, वजह कोई नहीं है मेरे पास। तो क्यू रख लें, जो भी रखना है आपकी मर्जी है। क्यू रख लेते हैं, चलो ओ जैसा लगता है। तो क्यू इज सम आर्बिट्रेरी पॉइंट, क्यू इज सम आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट। तो -Q to R, ई डॉट डी एस अगेन वही लॉजिक में इस्तेमाल करूंगा, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/s डी एस आ जाएगा। एंड देन आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/s² इंटीग्रेशन आएगी, एंड देन यू गो फ्रॉम क्यू टू स्मॉल आर। क्या किया मैंने? सही किया ना? आई होप। 1 सेकेंड। हाँ, नो। 1/s है, तो इसकी इंटीग्रेशन लॉग आएगी। ds/s की इंटीग्रेशन लॉग होती है, सो लॉग ऑफ s आएगा, एंड देन यू गो फ्रॉम q टू r। और माइनस को मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, एंड देन दिस विल बिकम λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन लॉग ऑफ r। होल्ड होल्ड ऑन, चूंकि r हमने कहीं भी नहीं लिया हुआ, हाँ ये भी आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। हमारा पॉइंट इस वक्त s पे पड़ा हुआ है, पॉइंट p, तो इसको s बोलेंगे। तो मैं इसको s प्राइम कह लूंगा वेरिएबल को, और ये भी s आएगा। साजिद, why are we not taking infinity as charge is not distributed infinitely along s axis? नो, द थिंग इज कि जब आपकी लाइन इन्फिनिटी पे जा रही है तो मुझे ये नहीं पता कि इन्फिनिटी पे जो मेरा पोटेंशियल है उसकी क्या फॉर्म है। मतलब अगर आपकी लाइन जो है वो इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फैली हुई है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि अगर मैं इन्फिनिटी पे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि इन्फिनिटी पे उसका इसका करेक्टर क्या है। दैट इज जस्ट मतलब मेरा पोटेंशियल जो है ब्लो अप करेगा वहां पे। अगर मैं उसको कैलकुलेट भी करूं, अगर आप गाउसियन सरफेस बना लें और वो गाउसियन सरफेस जो है उसके जरिए आप कैलकुलेट करें कि वो इन्फिनिटी तक जा रही है। बल्कि आप एक इस प्रॉब्लम कर सकते हैं, गाउसियन सरफेस सिलेंडर का बना लें और सिलेंडर की सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लें। तो आपको पता है गाउसियन सरफेस की जो डायमेंशन है वो आर्बिट्रेरी है। तो ये एस जो है ये मैंने अपनी मर्जी से पिक किया, उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि एस जो है वो तार के करीब है या तार से दूर है। तो मैं एक ऐसी इन्फिनिट गाउसियन सरफेस बना सकता हूँ सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, उसके ऊपर भी यही पॉइंट ऐसे ही होगा। तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल को, तो आप देखेंगे कि वो इन्फिनिट आएगा।
और इसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। आप अभी जो मेरा हमारा आंसर आएगा ना वो भी इसको बताएगा, ये दोनों पॉइंट्स बता देगा। एस प्राइम, सो एस ओवर क्यू, जब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो इस आंसर से भी आपको ये चीज समझ आ जाएगी। अब देखिए, अगर मैं इन्फिनिट पे गॉसियन सरफेस ले लूंगा तो मेरा जो एस है वो इन्फिनिट हो जाएगा। जब एस इन्फिनिट हो जाएगा तो लॉग ऑफ इन्फिनिटी आपको पता है ब्लो अप करेगा, तो आपका पोटेंशियल जो है वो ब्लो अप कर जाएगा, विच इज नॉट अ सोल्यूशन। दूसरा रास्ता ये है कि मैं क्यू जो रेफरेंस पॉइंट है मेरा वो इन्फिनिटी पे ले जाऊं। फर्ज करो कि मैं ले लेता हूँ, आपकी आर्गुमेंट मान लेता हूँ कि मेरी जो लाइन है वो तो इस तरफ इन्फिनिटी पे जा रही है या इस तरफ इन्फिनिटी पे जा रही है, जबकि मेरा जो पॉइंट एस है वो इस तरफ को जा रहा है। तो फर्ज करो कि मेरा एस जो है वो इन्फिनिट नहीं है, फाइनाइट है, मैं गॉसियन सरफेस फाइनाइट लेता हूँ एस डायरेक्शन में। तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट अगर मैं इन्फिनिटी पे ले भी लेता हूँ, फर्ज करो किसी भी जगह पे, यहाँ पे मैं क्यू ले लेता हूँ और वो क्यू को मैं कह देता हूँ कि वो इन्फिनिटी है, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एस ओवर इन्फिनिटी अगेन मुझे क्या देगा, लॉग ऑफ जीरो। और लॉग ऑफ जीरो आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। सो लिहाजा आपका पोटेंशियल फिर जो है वो ब्लो अप कर रहा है। सो दिस इज द प्रॉब्लम इन जो इस तरह की इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। तो ये मेरा ख्याल है कि फिजिक्स से ज्यादा ना मैथमेटिक्स का मसला है, कि हमें इन्फिनिटीज को डील करना नहीं आता। और मैथमेटिकली ही आप देखें, इस फार्मूले के अंदर आपको पता चल रहा है कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे ले लेता हूँ तो मेरा पोटेंशियल वहां पे ब्लो अप करेगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो अ, क्या ऐसा रियल वर्ल्ड में मुमकिन है, फिजिकली ऐसा मुमकिन है कि आप के पास इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो? ऑफ कोर्स ऐसा मुमकिन नहीं है। रियल वर्ल्ड में कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी नहीं है जो इन्फिनिटी तक जा रही हो। सो जो हमारी ऊपर वाली अजम्पशन है कि हम रेफरेंस पॉइंट को इन्फिनिटी पे लें और वहां पे पोटेंशियल जीरो हो, ब्लो अप ना करे, वो तमाम हमारी फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए काम करेगी। और हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन का, बहरहाल अभी तक तो कभी साइंसदानों को ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा कि जिसमें पूरी यूनिवर्स जो है वो चार्ज से भरी हो। सो इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज, फिजिकली रियल वर्ल्ड में इसका मतलब वेरी लार्ज है। लेकिन वो वेरी लार्ज भी पता है आपको फाइनाइटी होनी है। सो आपकी जो अजम्पशन है वो काम करेगी। लेबोरेटरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, जहां कहीं भी आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे होंगे वो एक फाइनाइट होगी। So you can always take your reference point to infinity and you can define the zero of your potential at infinity easily. ये एग्जांपल मेरा ख्याल है कि ग्रिफिथ ने ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इसी बात को वाजे करने के लिए दिया होगा कि चलें एक ऐसी सिचुएशन लेके देखते हैं जिसमें इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो वहां पे पोटेंशियल क्या करेगा अगर मैं इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट लूँ। तो मेरा रिजल्ट मुझे जो है वो बता रहा है कि अगर मैं क्यू को इन्फिनिटी पे लूंगा तो मेरा पोटेंशियल ब्लो अप कर जाएगा, विच इज नॉट अ सोल्यूशन। आई होप मैंने ये बात क्लियर कर दी है, या हंसी अगर तुम कुछ कहना चाहते हो इस पे तो। ना, मेरे ख्याल में ये ठीक है जो तुमने कहा है। हाँ, ये बड़ी एक वैलिड आई थिंक आर्गुमेंट है कि ये मैथमेटिक्स वालों का मसला है। हमारे पास हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट ही होती है, सो यू कैन ऑलवेज टेक योर जीरो ऑफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे अगर हम लीनियरली बात करें ना अलोंग अ लाइन, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो फिजिकली हमें ये बात समझ आ रही है कि वहाँ पे चार्ज मौजूद है तो पोटेंशियल भी मौजूद है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखें तो वहाँ से हमें ये नजर आ रहा है कि जब एस को इनफाइनाइट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कैसे मौजूद होगा, एक सवाल ये बनता है। दूसरा ये है कि हम बाज़ औक़ात जैसे इंट्रोपीज को डील करते हुए नेचुरल लॉग ऑफ जीरो को जीरो डिफाइन कर लेते हैं, तो मे भी यहाँ पे हमारे मैथमेटिक्स के अंदर कोई लैक हो या हमें फिर इस तरह की डेफिनेशन की जरूरत हो। तो ये कुछ तीन चार चीजें हैं जो मिक्स अप हो रही हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा अगर आप अपने तौर से देखें क्या। जो आपका पहला पॉइंट है ना, वो तो मेरा, वो बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया कि अगर इन्फिनिटी पे जाके आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एस डायरेक्शन में जीरो हो रहा है तो पोटेंशियल नॉन जीरो आपको मिल रहा है, ब्लो अप कर रहा है। इससे हमारी फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शायद मैंने पहले भी किसी लेक्चर में ये बात की थी कि पोटेंशियल इज मोर फंडामेंटल देन इलेक्ट्रिक फील्ड।
और ये आपने बेसिकली उसी की मिसाल दोबारा दे दी है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है लेकिन पोटेंशियल फिर भी जीरो नहीं है। अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे एज अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर वो इन्फिनिटी पे जीरो ना भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो भी हो तो उससे फिजिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, because that's not what you measure, that's not a measurable quantity, that's not a physical quantity। आप जो चीज कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है लॉग जीरो को जीरो करना। मेरे माइंड में इसके बारे में कोई बात नहीं है, कोई और अगर इस पे बात करना चाहे तो। लॉग जीरो, जीरो कब डिफाइन करते हैं? इन्होंने कहा है कि डिफाइन करते हैं। आई डोंट रियली रिमेम्बर कि इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं। इंट्रोपीज जब कैलकुलेट करते हैं तो अगर किसी जगह पे प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए तो हम लिखते हैं कि इंट्रोपी नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी हाँ प्रोबेबिलिटी नेचुरल लॉग ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर कहीं जीरो आ रहा है तो नेचुरल लॉग ऑफ जीरो को हम कहते हैं कि जीरो है। तो क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी तो कोई नंबर नहीं हो सकता, लाइक अनडिफाइन है, तो वहाँ पे हम जो नेचुरल लॉग ऑफ जीरो होता है उसको भी हम जीरो ही डिफाइन करते हैं। तो ये एंट्रोपी की थर्मोडायनेमिक्स के अंदर डेफिनेशन ही है। में सर जब उसकी कैलकुलेशन हम करते हैं इंट्रोपी की मदद से, जब हम मेरा प्रोबेबिलिटी ख्याल है कैलकुलेट आप करते सॉरी प्रोबेबिलिटी की मदद से। साजिद इसकी बात कर रहे हो के बी जी सर लॉग ऑफ बिल्कुल। ओमेगा की बात कर यस रहे हो ना। जी जी सर अच्छा, बिल्कुल उसमें यही जो बात है, सही कह जो थर्ड लॉ की है ना, जो मेरे माइंड में बात है, थर्ड लॉ के अंदर ये होता है कि अगर अगर आप थर्ड लॉ ये कहता है कि जब आप टेम्परेचर फॉर एग्जांपल जीरो करते हैं तो आपकी इंट्रोपी जीरो जानी चाहिए। लेकिन अगेन ये कंडेंस मैटर फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कुछ सिस्टम्स के अंदर लाजमी नहीं है कि आपका थर्ड लॉ हमेशा वैलिड हो। सो अगर कहीं पे लॉग जीरो आता है और आप उसको इन्फिनिट एंट्रोपी लेते हैं तो उससे कोई मसला नहीं होता। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी रीजन होनी चाहिए कि आप लॉग ऑफ जीरो को जीरो कह के एंट्रोपी को जीरो करवाएं जबरदस्ती थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करवाने के लिए। आई थिंक सर हम ऐसा ही करते हैं। अच्छा, चलो मैंने नहीं कभी किया, मुझे तो याद अब नहीं है। इसमें अगर आप इस सिग्मा को, जो नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स हैं, इसको हम जीरो करते हैं तो लॉग जीरो की क्या वैल्यू होती है? इज इट इवन डिफाइंड? अच्छा, ये वाला डिफाइन लॉग मेरे ख्याल लॉग टू है नहीं, फार्मूला इंफॉर्मेशन में दोनों लॉग। नेचुरल रहते हैं लॉग है। नेचुरल लॉग जो है वो वन का जीरो होता है। जीरो का तो आई डोंट नो कि डिफाइंड भी है या नहीं है। आई डोंट थिंक सो इट इज डिफाइंड। सर तो वैसे तो क्योंकि अनडिफाइंड। लेकिन देखिए हमें ये हम देखना होगा ना कि ये जीरो क्यों आता है। अगर आप ये कह हाँ रहे हैं कि हमारे पास हाँ माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स जितनी भी कम हो, कम से कम एक स्टेट तो होगी ना कि चले सारे पार्टिकल लेट्स से कि बोसॉन्स हैं और वो उसी स्टेट में पड़े हैं, तो एक स्टेट तो होगी माइक्रोस्कोपिक, और शायद उस वजह से लॉग वन जो है वो जीरो होता है, तो वो जीरो हो जाए। ये जी नंबर सर ऑफ बट ऐसा है कि माइक्रोस्कोपिक स्टेट्स जीरो तो नहीं हो सकती। सर ये बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा है कि जब बाज़ बात हम इसको इन टर्म ऑफ प्रोबेबिलिटीज भी लिखते हैं, पी वन नेचुरल लॉग ऑफ पी वन प्लस पी टू नेचुरल लॉग ऑफ पी टू, तो वहाँ पे हम्म। ऑल दो जो कि वो पी प्रोबेबिलिटी जीरो होने का मतलब है कि देयर इज नथिंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इन दैट केस हम उसको क्या लेंगे, इनफाइनाइट तो नहीं ले सकते, जैसा कि मैंने कुछ जगहों पे उसको देखा भी है कि उसको जीरो ही लॉग पी जो है उसको जीरो ले लेते हैं, क्योंकि उसको अनडिफाइन या इनफाइनाइट लिखना वो फिजिकल अगर आप अगर आप फिजिकल इस फार्मूला में देखें जो अली ने लिखा है, तो अगर प्रोबेबिलिटी जीरो है तो लॉग से पहले भी तो प्रोबेबिलिटी आ रही है, तो वो उस जीरो की वजह से जीरो हो जाएगी एंट्रोपी। क्या। लॉग पी आई जितना भी आता है अनडिफाइंड है, ये जो भी चीज है वो तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। बिकॉज जीरो के साथ मल्टीप्लीकेशन का मतलब यही है कि आप किसी भी नंबर को जीरो टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज बाय डेफिनेशन जीरो। शायद ठीक। हाँ, अगर आप इस फार्मूला की बात कर रहे हैं, लॉग जीरो को आप जीरो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखें, लॉग जो है ना, इट्स अ मैथमेटिकल फंक्शन, और वो फंक्शन पहले से डिफाइंड है कि कौन सी इंटेक्स लेगा और हमें आउटपुट क्या देगा। जी सर बिल्कुल मैं वो समझ रहा हूँ, बट ऐसा है कि मैंने कहा कुछ जगहों पे डिफाइन किया जाता है, तो मैंने कहा शायद यहाँ पे इस तरह की कुछ अच्छा, जरूरत आप ना है ये हमें चीज कि। वैसे ग्रुप में लाजमी शेयर कीजिएगा, देख के ना कि ये कहाँ पे उन्होंने ऐसा किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है।
तो ठीक हो दैट वुड बी गुड टू नो कि अगर ऐसा उन्होंने कुछ किया हुआ है तो शेयर कीजिएगा ग्रुप में ये चीज। यस। ओके। चलें, थोड़ा सा जो टाइम रह गया मेरा ख्याल है एक दो प्रॉब्लम मैं और कर लूं, और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन तब तक। बट अच्छा सवाल था साजिद, वो पहला सवाल बहुत मजे का मुझे लगा है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो वो जीरो होता है, लेकिन पोटेंशियल नॉन जीरो होता है। वैसे सॉरी मैंने शायद ये मिस कर दिया, ये सवाल था क्या इसके लिए जो जिसके ऊपर ये डिस्कशन हो रही थी? ये सवाल रेफरेंस पॉइंट के ऊपर था कि हमने इसमें कहा था ना कि इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी लाइन, हम्म। तो हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी नहीं ले सकते। तो उनका क्वेश्चन ये था कि चूंकि पॉइंट जो हम ले रहे हैं पी पॉइंट, वो हम लाइन की सिमत में तो ले ही नहीं रहे, वो तो हम एस की सिमत में ले रहे हैं। तो अगर मैं उस पी पॉइंट को इन्फिनिटी पे ले जाऊं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप जरा जो फाइनल फॉर्म निकाली है पोटेंशियल की वो कौन सी है? वो ये फॉर्म है। अगर आप इसको एस को इन्फिनिटी पे ले जाएं तो क्या है हमारे पास ये कोई फाइनाइट आंसर आता है इसका? तो ये ब्लो अप करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये उनका हम्म। कमेंट था। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस बाय एस। अगर इसमें एस जो है वो फाइनाइट रहता है तो हमारे पास ये भी फाइनाइट नंबर ही आएगा ना पोटेंशियल की वैल्यू। हाँ, लेकिन अगर क्यू फाइनाइट है, तो अगर क्यू रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे चला गया तो ये फिर लॉग जीरो वाली सिचुएशन आ जाएगी। हैंग ऑन, क्यू क्यू यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट है? यस, क्यू इज ये डिफाइंड एज अ रेफरेंस पॉइंट। कहाँ पे लिया है ये रेफरेंस पॉइंट? ये आर्बिट्रेरी है, यू कैन डिफाइन इट एनीवेयर। लेकिन कोई फाइनाइट डिस्टेंस है ये? अभी मैंने फाइनाइट लिया है क्योंकि मेरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिट है। बट हम्म। अगर मैं इसको इन्फिनिट ले लेता तो मेरा आंसर मुझे बता रहा है कि मतलब मुझे अनफिजिकल या अनडिफाइंड आंसर मिलना था। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम आई थिंक। हाँ मुझे याद है इसका ना, ग्रिफिथ ने इसके ऊपर बहुत अच्छा लिखा हुआ था, मतलब मैंने बहुत पहले पढ़ा था। लेकिन उसने कोई रीजन दी हुई थी कि वाई हम इन्फिनिट वायर के केस में जो रेफरेंस पॉइंट है ना वो जो हम कन्वेंशनल लेते हैं इन्फिनिटी के ऊपर वो नहीं लेते होते। एंड द रीजन वाज सेम कि हमारा जो फाइनल फॉर्म आ रही है ना वो हमें फिर कुछ अनडिफाइंड या इस तरह का कुछ मसला देती थी। मतलब पोटेंशियल करता है ना आपका, अगर आपके पास एक बहुत लेट से एक इन्फिनिट रेडियस का स्फीयर है और उसका मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन्फिनिटी से बाहर हो। हम्म। So it's not valid to take your reference point in infinity if your charge distribution itself goes to infinity. इन्फिनिटी, यस साजिद के दिस जहन मेक्स में सेंस। ये कंफ्यूजन आई कि भाई सफियर से तो ये बात समझ आती है, लाइन अगर इन्फिनिट ले हुई है तो तब ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा। हाँ, ये थोड़ी सी मेरे ख्याल इंट्यूशन का मसला है। तो मैंने उसमें एक दलील ये दी थी कि तुम चूंकि हम जो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो गॉसियन सरफेस बनाते हैं जिस पॉइंट एस के ऊपर हमने फील्ड मालूम करना है। तो वो गॉसियन सरफेस अगर मैं इन्फिनिट ले लूं तो उससे भी ये आंसर मेरा इन्फिनिट आता है। और ये जो मैथमेटिकली मैंने पोटेंशियल निकाल लिया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम अक्सर इस तरह भी करते हैं ना कि इन्फिनिटी को डील करने के लिए पहले फाइनाइट केस लेते हैं, देन लिमिट टू इन्फिनिटी लेते हैं। तो फाइनाइट ने मुझे ये आंसर दिया, और जहां से मुझे नजर आ रहा है कि अगर अब मैं इन्फिनिटी लूंगा तो माई पोटेंशियल विल ब्लो अप देयर। चलो, मैं एक प्रॉब्लम और करते हैं, फिर देखते हैं आप में कितना हौसला है, तो फिर अगला प्रॉब्लम भी कर लेंगे। मेरा इरादा था 24 तक जाने का, अभी 23 पे हैं। अच्छा, ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, प्रॉब्लम पहले भी हमने किया हुआ है, 15 प्रॉब्लम। कहता है फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर यूजिंग इन्फिनिटी एज योर रेफरेंस पॉइंट। तो इसमें फिर काम आसान है, फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपके पास ये रिंग है। और प्रॉब्लम 2.15 से मैं आंसर अब कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम पहले किया हुआ है। 2.15, जब अगर मेरी गॉसियन सरफेस जो है वो इनसाइड ए होगी तो ई जो है दैट विल बी गिवन बाय रो एस ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एस हैट। अगर ए जो है वो
आर जो है वो ए और बी के दरमियान होगा। आई थिंक यही वो प्रॉब्लम है जिसपे हमने डिस्कशन भी की थी कि लिमिट कहाँ पे लेनी होती है, अगर मुझे सही तरह से याद है तो। बहरहाल रो ए स्क्वायर ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट एस एस हैट, एंड देन अगर आर ग्रेटर देन बी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। इज इट? नो, सॉरी, ये मैं क्या कह रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे शेल है। सो इफ इट इज अ शेल देन आर आर लेस देन ए शुड बी 0। ए और बी के दरमियान, ये मैं 24 वाला जो प्रॉब्लम है उसका आंसर पहले लिखा हुआ था। अच्छा चलो, करेक्शन आंसर है के ओवर एप्सिलॉन नॉट। चलो जरा मैग्नीट्यूड से काम चलाते हैं फिलहाल, आर माइनस ए, इट्स ऑल रेडियल, सो आर हैट तो हर जगह ही आएगा, एंड देन के ओवर एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम 2.15 में हमने तीन रीजन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हुआ है। अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगा पोटेंशियल निकालने के लिए। तो और उसने कहा कि पोटेंशियल निकालना है सिर्फ एक पॉइंट पे, विच इज द सेंटर ऑफ दिस शेल। तो सेंटर बनता है इस पॉइंट पे, विच इज रीजन और लेस देन ए। तो कुछ लोग जो हैं वो, अक्सर मैं तो कंफ्यूज हो जाता था कि जब उसने कहा जी सेंटर पे निकाल लो, तो मुझे पता है ये आर इज इक्वल टू लेस देन ए वाला, आर लेस देन ए वाला रीजन है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लिहाजा पोटेंशियल भी जीरो हो गया। तो इतनी जल्दबाजी आपने नहीं करनी, और स्टेप बाय स्टेप चलना है, और देखना है कि सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है ना, सिर्फ अपने हवास पे भरोसा नहीं करना सारे का सारा, गट फीलिंग कभी कभार गलत भी होती है, तो उसकी गलती जो है वो निकालते हैं। अच्छा, अब हमने निकालना है, और उसने कहा है कि यूज इन्फिनिटी एज योर रेफरेंस पॉइंट। सो बेसिकली पोटेंशियल का जो फार्मूला मैं लिखूंगा वो होगा माइनस रेफरेंस पॉइंट इज इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से लेके जाना कहाँ तक है, आपने जहां तक पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल निकालना है सेंटर तक। तो सेंटर का मतलब है कि आर इजिकल टू 0 तक। सो मेरी अपर लिमिट 0 होगी, एंड देन दिस विल बी ई डॉट डी आर। आर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, सो लिहाजा लेंथ एलिमेंट डी आर हो जाएगा। अब इस इन्फिनिटी टू 0 जो है उसको निकालने के लिए मेरे पास तीन केसेस दिए गए हैं। तो जब मेरी इन्फिनिटी जो है वो बाहर कहीं पड़ी होगी, फर्ज करें कि यहाँ पे कहीं पे मैं इन्फिनिटी लिया हुआ, सॉरी लेट मी यूज दिस कलर, और यहां से मैं अब इसके सेंटर पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, लेट मी यूज रेड कलर। यहां से मैं इन्फिनिटी तक जाना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैंने इन्फिनिटी पॉइंट लिया हुआ है। सो आप देखें, इसको मैं तीन हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ, और उन तीन हिस्सों का इलेक्ट्रिक फील्ड भी मुझे पता है। तो पहला हिस्सा मेरा बनेगा कि मैं इन्फिनिटी से लेके बी तक जाऊंगा और वो पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। फिर मैं बी और से ए के दरमियान जाऊंगा, वो पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। और फिर मैं ए से 0 तक जाऊंगा और तीसरा पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगा। फिर तीनों पोटेंशियल को अगर आप एड अप करेंगे तो आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा इन्फिनिटी से 0 तक जाने का। ये पूरा पोटेंशियल जो है वो आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, तो लिहाजा तीन रीजन में पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा और डिफरेंट आंसर आएंगे। सो मैं क्या करूंगा कि इस को पहले डिवाइड करूंगा इन्फिनिटी से बी तक, प्लस बी से ए तक, सॉरी माइनस ई से बी तक, बी से ए तक, एंड फिर माइनस ए से 0 तक। तीनों रीजन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। सबसे आसान केस जो है वो पहले वाला है, जब आप आर लेस देन ए पे होंगे तो बेसिकली आप इस रीजन पे हैं। ए से 0 को मैं 0 टू ए भी लिख सकता हूँ, माइनस को प्लस करके। सो इसका आंसर तो मुझे पहले से पता है कि ये 0 है।
इस रीजन में। बाकी रह गया काम ये दो रीजन्स को निकालने का, तो वो आगे फिर इंटीग्रेशन है। दैट इज गिवन बाय माइनस infinity to b e dot dr, which is k over epsilon naught r prime minus a over r prime square। प्राइम में इसलिए कर रहा हूं ताकि वेरिएबल चेंज कर लें, एंड देन डी आर, फिर माइनस बी टू ए, और फिर आ जाएगा के ओवर एप्सिलॉन नॉट बी माइनस ए 1/r प्राइम स्क्वायर डी आर प्राइम। यहाँ भी प्राइम आएगा। इसको सॉल्व कर लें, बस कुछ इंटीग्रेशंस हैं। सो इसका आंसर आएगा के ओवर एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ जाएगा। पहला जो इंटीग्रल है दैट इज 1/r प्राइम, तो 1/r प्राइम का जो इंटीग्रल है दैट विल बी log ऑफ, लेट मी चेक बैक अगेन, सही कर रहा हूँ, ठीक है, log ऑफ r प्राइम, फिर आएगा माइनस ए 1/r स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 1/r, क्या होता है 1/r स्क्वायर की इंटीग्रल, उसका 1/r, विद द माइनस साइन, सो then 1/r प्राइम प्लस, और इसके ऊपर लिमिट आएगी इन्फिनिटी से b, एंड देन माइनस b माइनस a over r प्राइम, एंड देन लिमिट आएगी a b टू a। कोई स्टेप अगर मैं गलत करूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये सारे मैं अपने दिमाग में कर रहा हूं बैठ के। सो log ऑफ b प्लस a ओवर b, इन्फिनिटी, तो इसको इन्फिनिटी कर रही है, हाँ मसला है। हम्म कहाँ पे मसला है, मुझे इन्फिनिटी मिल रहा है, दैट्स वियर्ड। चलो, b माइनस a ओवर a, इसको पहले लिख लेते हैं, एंड देन प्लस b माइनस a ओवर b, एंड देन इन्फिनिटी का कुछ करना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, b इन्फिनिटी टू b इन्फिनिटी, b माइनस, हाँ मेरे ख्याल है मैंने वैल्यूज ठीक नहीं लिखी हुई, हाँ यहाँ पे मेरी गलती हुई है। ये रीजन्स का जरा ख्याल रखना है आपने, जब मैं r इक्वल टू बी कह रहा हूँ तो दैट इज बेसिकली b टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू b, तो उसमें आ रहा है b माइनस ए ओवर आर स्क्वायर। सो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रहा हूँ अब, इसको मैं प्लस लिखूंगा और इसको लिख लूंगा b टू इन्फिनिटी, क्योंकि अम, ताकि हम कंसिस्टेंट रहें अपने रीजन्स के साथ, तो b टू a को मैं लिख सकता हूँ प्लस के साथ a टू b। अच्छा, b टू इन्फिनिटी का जो रीजन था दैट इज के ओवर एप्सिलॉन नॉट b माइनस a ओवर r स्क्वायर dr, और ये माइनस खत्म कर लूंगी यहाँ से, और प्लस आएगा के ओवर एप्सिलॉन नॉट r माइनस a ओवर r स्क्वायर dr। तो अब मुझे लगता है कि ठीक है। ऑलराइट, सो ये फिर प्लस आएगा, एंड देन इसको मैं जरा दोबारा लिखता हूँ,
तो पहला क्या आएगा, बी माइनस ए कॉन्स्टेंट है, एंड देन 1/r prime, that will be infinity to b, 1/r² है तो माइनस हो जाएगा, एंड देन प्लस, यहाँ पे फिर दो इंटीग्रल आएंगे, 1/r prime आ जाएगा log of r prime b to a, and then minus a over r prime a to b, and then आ जाएगा जी b minus a over b प्लस p माइनस a, वो तो जीरो हो जाएगा क्योंकि 1/infinity है, प्लस log ऑफ a माइनस b है तो log ऑफ a over b हो जाएगा, एंड देन प्लस a over b माइनस 1, माइनस a over b -1 यहाँ पे कुछ साइन की गलती हो गई और वो हुई है यहाँ पे, सो -1 से +1 कैंसिल, a over b से a over b कैंसिल, and then k over epsilon naught log of a over b, and this is your potential at 0, right? क्योंकि हम निकाल रहे थे, मुझे स्टार्टिंग में ये 0 लिखना चाहिए था, potential at 0. So this is the answer. I hope के मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया होगा इंटीग्रेशन के साथ, बट बहरहाल जवाब हमारा ये है। बाकी प्लस माइनस की कोई गलती हो तो वो आप माफ कीजिएगा, घर बैठ के आप तसल्ली से करेंगे तो हो जाएगा। सो मेन पॉइंट इसमें यह था कि जब आप इन्फिनिटी से जीरो पे जाते हैं तो तीन रीजन क्रॉस करते हैं और तीनों रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया है, तो बड़ी एहतियात के साथ उनकी वैल्यूज पुट करनी है, मेरी तरह आपने गलती नहीं करनी। अब चूंकि आपके पास पोटेंशियल मालूम करना था उसने, तो यही उसने कहा था, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है, एंड दैट्स इट। कोई क्वेश्चन यहाँ पर है तो आप कर सकते हैं, इसके बाद सिर्फ एक और प्रॉब्लम है एंड देन हम बस करेंगे। किसी का कोई सवाल या डिस्कशन? अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम 24 पे चलते हैं। प्रॉब्लम 24 इस डायग्राम के बारे में है, ये भी प्रॉब्लम हमने पहले मेरे ख्याल सॉल्व किया हुआ है। प्रॉब्लम की स्टेटमेंट आपके सामने है कि फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रॉब्लम 2.16, तो फ्रॉम 2.16 मैंने ये फिगर कॉपी की है और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपी कर रहा हूँ। इसके लिए हमने सॉल्व किया था r लेस देन a पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो s ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट s हैट अगर a और b के दरमियान हो। उसी तरह से मेरा ख्याल इसमें s इस्तेमाल कर रहे हैं हम, सो s एंड देन e इज इक्वल टू रो a² ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट s s हैट, एंड देन s ग्रेटर देन b, इस केस में वो क्या था, 0। आपको याद होगा ये वो वाला प्रॉब्लम था जिसमें आउटर शेल जो है सिलेंड्रिकल शेल, उस पर प्लस सॉरी माइनस चार्ज है और जो इनर था उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और मेरा ख्याल है वो यहाँ पे दिया भी हुआ है लेकिन वो शायद आपको क्लियर नजर ना आए। तो जब आप बी से बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा बिकॉज द टोटल चार्ज इज जीरो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें हमने मालूम किया था जब हमने प्रॉब्लम 2.616 किया था। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस between a point on the axis and a point on the outer cylinder. Note that it is not necessary to commit yourself to a particular reference point if you use equation 2.22 वगैरह, उसको हम देख लेते हैं बहरहाल।
तो जो हमारी सिचुएशन है वो इस तरह की है कि हम एक एक्सिस ड्रा करेंगे। सो लेट मी ड्रॉ एन एक्सिस सो दैट आपको नजर आए क्लियरली। सो फर्स्ट करेंगे, ये मेरा एक्सिस है, ये रेड वाला, एंड लेट मी इरेज दिस प्लस एंड माइनस। और इसके ऊपर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहां पर, और एक पॉइंट मैं ले लेता हूं यहाँ पर। जो येलो में नजर नहीं आएगा, सो आई विल यूज रेड फॉर दैट। ये दो पॉइंट्स हैं जी आपके, जिनके दरमियान आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो एक पॉइंट हमने लिया है एक्सिस के ऊपर, और ये रेड वाला जो है ये एक्सिस है, इसको मैंने एक्सिस का नाम दिया है। ये रेड लाइन बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन को शो कर रही है। और दूसरा पॉइंट मैंने लिया है बी वाला सिलेंडर, सिलेंडर जो है बाहर वाला, उसके ऊपर लिया हुआ है, आउटर सिलेंडर के ऊपर पॉइंट लिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो अगर मैं इन दोनों के दरमियान एक लाइन ड्रा करूं, तो उस लाइन की जो लेंथ होगी उसको मैं नाम दूंगा एस, और ये वो एस है जिसको मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए यूज कर रहा हूँ। तो आप नोट करें कि जब आप एक्सिस के ऊपर होंगे तो ऑन दी एक्सिस आपका जो एस है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आप एक्सिस के ऊपर हैं, सो लिहाजा आपकी लेंथ जीरो है। और दूसरा पॉइंट आपका जो है वो आउटर सिलेंडर के ऊपर है, तो वो जीरो नहीं होगा। अब रेफरेंस पॉइंट की हमें आजादी है थोड़ी सी, तो मैं क्या करूंगा, अगेन फार्मूला लिखेंगे वी ऑफ आर माइनस रेफरेंस पॉइंट मैं लूंगा इन्फिनिटी को, बिकॉज फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और ऊपर कौन सा पॉइंट आएगा ये अब आप मुझे बताएंगे। कुछ काम अब आपसे भी करवाते हैं कि इस प्रॉब्लम में आपने पोटेंशियल निकालना है इन दो पॉइंट्स, यानी ये येलो और रेड पॉइंट के दरमियान। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपना रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे ले रहा हूं। तो जब मैं पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो इन्फिनिटी से चलता हुआ आऊंगा, और कहाँ तक चल के आऊंगा ये बात मुझे बताएंगे। क्या मुझे रेड पॉइंट तक चल के आना है या मुझे येलो पॉइंट तक चल के आना है? येलो पॉइंट तक। साजिद इसकी क्या हो जाए? सर हमें डिफरेंस लेना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। तो पहले हम इंफिनिटी से ए तक निकालेंगे और फिर इंफिनिटी से बी तक, दोनों का एग्जैक्टली डिफरेंस। एग्जैक्टली, क्योंकि ये प्रॉब्लम डिफरेंस में डिफरेंट है, इसमें उसने किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालने के लिए आपको नहीं कहा हुआ। उसने ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट, ठीक है। सो इसका मतलब दो पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा अपना पोटेंशियल निकालने के लिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक पॉइंट को छोड़ दूं। हाँ, मैं येलो वाले पॉइंट को छोड़ सकता था अगर मैंने सिर्फ रेड वाले पॉइंट तक यानी आउटर सिलेंडर तक ही पोटेंशियल निकालना होता। लेकिन चूंकि उसने कह दिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का निकालना है, सो आई हैव टू इंक्लूड बोथ पॉइंट्स। अगर मैंने दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है और मैं इन्फिनिटी से आ रहा हूं, तो वो तभी हो सकते हैं अगर मैं इन्फिनिटी से आते आते एस से गुजरते हुए येलो पॉइंट तक पहुंचूं, जैसा कि साजिद ने कहा। तो बिल्कुल ठीक है जी, हमें एस पॉइंट तक, येलो पॉइंट तक आना है। अगर येलो पॉइंट तक आना है तो येलो पॉइंट पे भी मैंने आपको बता दिया कि एस क्या है, जीरो है। एस इक्वल टू जीरो बेसिकली आपका येलो पॉइंट है, जिसको मैंने येलो मार्क कर दिया हुआ है। आई होप कि ये आर्गुमेंट क्लियर है, बिकॉज ये सबसे बुनियादी पॉइंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। सो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड देन ई डॉट डी एस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ को हम एस में लिख रहे हैं। अब इस इन्फिनिटी टू जीरो को मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको इन्फिनिटी से पहले बी तक जाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर से आ रहा हूं, ई डॉट डी एस। और फिर मैं बी से ए तक जाऊंगा,
होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, आई शुड राइट नॉट वी ऑफ आर, क्योंकि अब 2 पॉइंट है, तो आई शुड राइट वी बी माइनस वी जीरो। ये मेरा टारगेट है कि मैंने बी और जीरो, इन वी बी से मेरी मुराद रेड पॉइंट और वी जीरो से मेरी मुराद येलो पॉइंट का पोटेंशियल है, और इनका डिफरेंस जो है दैट विल बी वी बी माइनस वी जीरो। और मुझे इन्फिनिटी पे जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर आप चाहें भी तो आप ले सकते हैं, मतलब चलो कर लेते हैं इसे। माइनस फिर क्या आएगा आपके पास? अगर मैंने इन्फिनिटी से जीरो जाना है, तो इन्फिनिटी से मैं बी तक जाऊंगा, बी से फिर मैं ए तक जाऊंगा, एंड देन दिस विल बी ई डॉट डी एल, एंड देन फिर मैं ए से जीरो तक जाऊंगा, दैट विल बी सॉरी डी एस। ठीक है, 3 रीजन बन गए। अब चूंकि तीसरे रीजन में मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब मैं बी से बाहर जाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, सो लिहाजा पहला काम तो वही करते हैं जो गलती मैंने पहले की थी, दोबारा नहीं करते। पहला काम तो ये करते हैं कि इस इन्फिनिटी टू बी को मैं लिख लेता हूँ बी टू इन्फिनिटी, और इस माइनस को प्लस लिख लेते हैं। सिमिलरली बी टू ए को मैं लिख लेता हूँ ए टू बी और प्लस लिख लेते हैं, और ए टू जीरो को मैं लिख लेता हूँ जीरो टू ए और प्लस लिख लेते हैं। सो अब मैं ई बी से इन्फिनिटी वाले रीजन को कह सकता हूँ जीरो, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जैसा कि हमने पहले प्रॉब्लम में सॉल्व किया हुआ है। एक बाकी ये टर्म तो यहाँ पे सर मिसिंग है। सॉरी, सर एक टर्म मिसिंग है ना, ये आपने बी ऑफ जीरो तो लिख लिया, लेकिन बी ऑफ बी अभी तक नहीं। दोबारा कहेंगे? बी ऑफ बी के लिए आपने जो रिलेशन लिखना था इंटेग्रल की टर्म में, वो आपने लिखा ही नहीं है, और वी ऑफ जीरो वाला आपने लिखा। बी ऑफ बी का बनेगा मेरा इंफिनिटी ख्याल है से लेकर बी तक। मैं आपका पॉइंट समझ गया हूँ। इसकी आसानी फिर यही कर सकते हैं कि इन्फिनिटी को आप छोड़ें, और आप डायरेक्ट, चूंकि मैंने वी बी माइनस वी जीरो इधर पहले लिखा हुआ है और बी को मैंने इन्फिनिटी पे लेने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जीरो से बी ले लेता हूँ। आई होप कि आपको मसला हल हो जाए। ठीक है, बिकॉज देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कि वी जीरो को माइनस करना है वी बी में से, तो जब वी जीरो की बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट के साथ तो वो जीरो पॉइंट आ जाएगा, और बी की पॉइंट बात करेंगे तो बी आ जाएगा। वो बिल्कुल जो मैंने ऊपर, आई थिंक कि जो उसने ये बात की है ना इक्वेशन 2.22 वाली, तो अब मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो बिकॉज रेफरेंस पॉइंट इज आर्बिट्रेरी, बट आप उस तरह करना चाहें तो उस तरह भी कर सकते हैं, वो भी बात ठीक है। उसमें आपका पॉइंट ठीक था कि आपको जीरो से बी, बी वाला इंक्लूड करना पड़ना था। कंफ्यूज तो नहीं कर दिया मैंने? और ये जरा आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आर्बिट्रेरी पॉइंट होगा, और आर्बिट्रेरी पॉइंट आपको पता है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो मैटर नहीं करता, वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो मैंने वही टेक्निक इस्तेमाल की है, जैसा कि उसने यहाँ पे कहा भी है इक्वेशन 2.22 में। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू कमिट योर सेल्फ टू अ पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, आप कोई भी चूज कर सकते थे इन्फिनिटी के अलावा भी, और चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं 2 पॉइंट्स का, सो इट डजेंट मैटर कि आप किस तरह प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैंने प्रॉब्लम को थोड़ा सा इजी बयान कर लिया है, आई होप के इजी हो। अच्छा, um, अब क्या करना है? अब हम जाए, अब चूंकि जीरो से बी तक जा रहे हैं, तो पहले हम भाई साहब जीरो से ए तक जाएंगे, और फिर हम जाएंगे ए से बी तक, और वो जो आखिरी में बार बार लिख रहा था तीसरा बी टू इन्फिनिटी, वो जीरो है। ठीक है, वही बात है जो मैंने पहले की थी। सॉरी, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इसके अंदर मैं चाहूँ तो जीरो ऐड कर लूँ माइनस कर लूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जीरो जो है वो बेसिकली बी टू इन्फिनिटी, अगर आप बजीद हैं कि आपने इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट ही लेना है,
तो आप ये वाली टर्म यहाँ पे लिखें, ई डॉट डी एस, और बाद में आप कह देंगे जी ये तो जीरो है। तो वो एक ही बात है, जीरो को ऐड करें माइनस करें, इट्स अप टू यू। सो व्हेन माइनस जीरो टू ए, जीरो टू ए वाला जो फील्ड है दैट इज माइनस रो ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, एंड एस डी एस, क्योंकि मेरी लिमिट ए है सो डजेंट मैटर कि मैं क्या ले रहा हूँ, एस प्राइम लेने की जरूरत नहीं है, मेरा कहने का मकसद है। एंड देन दूसरे में आएगा रो ए स्क्वायर ओवर टू एप्सिलॉन नॉट ए टू बी, एंड देन डी एस ओवर एस। पहले का जो आंसर आएगा, सो रो ओवर टू एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है तो उसको मैं एक ही दफा लिख लेता हूँ। एस डी एस का आएगा ए स्क्वायर बाय टू प्लस ए स्क्वायर, एंड देन log of s जो है दैट विल बी log of b over a, I hope, I think. So this is the answer. इसको चाहें तो आप थोड़ा सा और रिफाइन कर लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, टू भी कॉमन ले लें तो फोर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, एंड देन अंदर आ जाएगा ए वन प्लस, चूंकि टू कॉमन लिया है सो टू log b over a, that will be potential difference between outer cylinder point and axis point, and this will be the answer. All right. So यहाँ पे बेसिकली ये वाला जो प्रॉब्लम है इसमें वो डिस्कस जो मैंने ऊपर बात की थी कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो आपका रेफरेंस पॉइंट अब बिल्कुल आर्बिट्रेरी हो जाता है, और डिफरेंस में वो मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ पे लिया हुआ है। सो इसीलिए मुझे थोड़ी सी आज़ादी थी कि मैं किस तरह से अपना पोटेंशियल डिफाइन करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस सॉरी डिफाइन करूँ। तो यहाँ तक आज हम करेंगे। चार हमने प्रॉब्लम्स किए हैं, चार डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। एक में हमने फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ली थी, बल्कि दो में हमने आई थिंक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइनाइट ली है। एक में इन्फिनिट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी जो कि लाइन थी, और ये अभी तीसरा प्रॉब्लम, चौथा प्रॉब्लम था जिसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी देख लिया कि उसमें मैटर नहीं करता कि आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, सो यू कैन चूज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, क्योंकि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आर्बिट्रेरी पॉइंट कैंसल आउट हो जाएगा उसकी। आई होप के यहाँ तक जो हमने पढ़ा है आपको समझ आ गया होगा। एनी अदर डिस्कशन बिफोर वी स्टॉप दिस सेशन? कोई जनरल बात करना चाहें? जो लोग आज मौजूद हैं सेशन में, आपका बहुत शुक्रिया है। थोड़े हैं और दिन ब दिन थोड़े होते जा रहे हैं।